गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भूगोल के अंतर्गत भाग 2 भारत भौतिक पर्यावरण का पाठ 3 का अपवाह तंत्र को देखेंगे विस्तार पूर्वक, जो 11वीं के एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभप्रद होगा। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे अपवाह की परिभाषा। अपवाह की परिभाषा, अपवाह एवं अपवाह तंत्र में अंतर, अपवाह का प्रतिरूप, विभिन्न आधारों पर भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण को देखेंगे। तो भारत के अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र तथा इन अपवाह तंत्रों का विकास। इसमें हम लोग सीख पाएंगे भारत के अपवाह तंत्र, हिमालय के अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय के अपवाह तंत्र तथा इन अपवाह तंत्रों का विकास कैसे हुआ है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो जल की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के अनुसरण करते हुए जलधाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होती है, उसे अपवाह या धरातलीय अपवाह कहते हैं। जब निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह होता है तो उसे अपवाह कहा जाता है, जो इस चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है कि इस नदी ऊपर से नदी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर जल की भारी मात्रा बह रही है, तो इसे ही अपवाह कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां, यहाँ पर अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। यहाँ बता रहा है कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी कहते हैं और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या वाटर डिवाइड या जल संभर या वाटर शेड कहते हैं। बड़े नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, बड़े नदियों को जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटे नदियों या नालों द्वारा अपवहित क्षेत्र को जल संभर। बड़े नदी का जलग्रहण क्षेत्र को द्रोणी और छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। निश्चित ही नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहेंगे। इन वाहिकाओं, जैसे कि समझने की बात है, जैसे यहाँ से एक नदी निकल रहा है और उसके साथ और सारे नदियाँ निकल रही है, इस प्रकार से। तो इसी जाल को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। या प्रवाह प्रणाली किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित होता है। जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए भारत में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों द्वारा अपवाह तंत्र का निर्माण किया जाता है, जो इस चित्र में बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे
यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र। ये जो है ये आप यहाँ से देख पाते हैं कि ये जो है वाटर डिवाइडर है, वाटर डिवाइडर है, जिसे जल विभाजक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार। अपवाह प्रतिरूप में पहला है वृक्षाकार। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जो मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ निर्माण करती है। यहाँ आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा तो एक पेड़ की शाखाएं जिस प्रकार से निकलती है ठीक उसी प्रकार वृक्षाकार प्रतिरूप नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में निर्माण करती है। अब हम देखते हैं आर्य प्रतिरूप। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे भारत में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस प्रवाह प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है, जो इस चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पर्वत है जो अमरकंटक की है और यहीं से चारों दिशाओं में नदी निकल रही है। जैसे सोन यहीं से, नर्मदा यहीं से और सारे नदियाँ भी निकलती है। तो वैसे भूभाग जो ऊंचा हो और वहाँ से चारों दिशाओं में नदियाँ निकलता है, इसे हम आर्य प्रतिरूप कहते हैं। जालीनुमा प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप जब नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहते हुए तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नदियाँ इस प्रकार से बह रही है, इधर से आकर के एक नदी समकोण बनाते हुए मिलती है तो ये जालीनुमा आकृति का निर्माण करती है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्र प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए मणिपुर का लोकटक झील और कुछ राजस्थान में भी झीलें हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि चारों दिशाओं से नदी आकर के एक झील में अपना जल को विसर्जित करती है। तो उदाहरण के स्वरूप मणिपुर का लोकटक झील। अब हम जानेंगे भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। विभिन्न आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किया गया है, उसको हम बारी बारी से विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इसका मुख्य जो आधार है बच्चों, वो दो प्रकार का है। वो क्या है? दो प्रकार का है। समुद्र में जल विसर्जन करने के आधार पर और दूसरा है जल संभर के आकार के आधार पर। तो नदियाँ कौन सी समुद्र में जल विसर्जन कर रही है, इसके आधार पर हम पहले देखते हैं। तो एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करने वाली नदियां या अपवाह तंत्र। तो बारी बारी से हम देखेंगे। ये दोनों अपवाह तंत्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अथवा अपवाह तंत्र दिल्ली कटक, यहाँ से डिवाइडिंग रेंज बताया जा रहा है, दिल्ली कटक, आरावली, सह्याद्री द्वारा अलग होते हैं। यही दोनों के बीच में जल विभाजक है। चित्र में इसे एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये वाला।
प्रदर्शित किया गया है। भारत के कुल अपवाद क्षेत्र का 77% भाग विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है। जो नदियाँ शामिल है उसमें मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि। कुल अपवाद क्षेत्र का 23% भाग विसर्जन अरब सागर में होता है। इसमें मुख्य रूप से सिंधु, नर्मदा, तापी, महानदी और पेरियार। पश्चिम सागर में या अरब सागर में कौन कौन सी नदियां अपना जल को विसर्जित करती है? तो सिंधु, नर्मदा, तापी, महानदी और पेरियार। ये दोनों अपवाद तंत्र अर्थात अरब सागर और बंगाल खाड़ी तंत्र, सॉरी गाइज ये डबल हो गया है, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी को देखेंगे। तो प्रमुख नदी द्रोणी जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रमुख नदी द्रोणी, जिन नदी द्रोणियों का आकार 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें कुल 14 नदी द्रोणियों को शामिल किया गया है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, ब्रह्मपुत्र, माही और नर्मदा, पेनार, साबरमती, ब्राक आदि शामिल है। मध्यम नदी द्रोणी के अंतर्गत 2,000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, उन्हें मध्यम नदी द्रोणी कहा जाता है, जिसमें 44 नदी मुख्य है, जिसमें कालिंद, पेरियार, मेघना मुख्य है। लघु नदी द्रोणी, जिन नदी द्रोणियों का आकार 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है या इससे न्यून है, उसको हम इस लघु नदी द्रोणी में शामिल करते हैं। भारत के अपवाह तंत्र अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। भारत के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। भारत के इस अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं हिमालय से निकलने वाले अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाले अपवाह तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय अपवाह तंत्र में मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। चूँकि यहाँ नदियाँ बर्फ के पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है, इसलिए इन नदियों में सालों भर पानी बहते रहता है। इसलिए इसे बारहमासी नदी भी कहते हैं। बहते समय यह नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण करती है, जैसे महाखंड, वी आकार की घाटी, छिप्रिका और जलप्रपात। इन चित्रों में दिखाने का भी प्रयास किया है। देखिए, इसे जलप्रपात कहते हैं, इसे छिप्रिका कहते हैं और यही है महाखंड या गॉर्ज। आप देख सकते हैं किस प्रकार चट्टानों को नदियां काटकर नीचे बह रही है। मैदानी क्षेत्रों में हिमालय से निकलने वाली नदियां विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, जैसे समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और डेल्टा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सबो लेक या छाड़न झील या गोखुर झील।
इसके नदियाँ अपना मार्ग भी बदलती रहती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है अपने मार्ग बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी कभी भी अपना मार्ग बदलकर मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों को ध्वस्त करती है। यहाँ पे आप डेल्टा देख सकते हैं। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। किस आकृति में है? त्रिभुजाकार में। इस नदी में आने वाली बाढ़ से बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कोसी नदी कहाँ है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में अपना जल विसर्जित करती है। बच्चों, यहाँ इस मैप में बहुत सारे नदियों का विवरण दिया गया है। इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि गंगा नदी के कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं और कौन कौन नदी हिमालय पर्वत से निकलकर सहायक बनने का काम करती है और कौन कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो इसे भी देखने का ज़रूरत है। यहीं पर सांभर झील है। सांभर झील जो राजस्थान के क्षेत्र में है। इस मैप को अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम स्किप करते हैं। हिमालय पर्वतीय नदियों का विकास। हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय नदियों का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा। तो सिंधु नदी से शुरू करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती कैलाश पर्वत से हुआ है। तिब्बती कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो 4166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसी सिंगी खाबन या शेर मुख के नाम से जानते हैं। इस नदी का कुल क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर और कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है, परंतु भारत में यह नदी 3,21,289 है, जबकि कुल लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए सिंधु नदी भारत के केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में गिलगित के नज़दीक महाखंड बनाते हुए पाकिस्तान में स्थित चिल्लस के निकट दरिस्तान प्रदेश में बहती है। कराची शहर के पूर्व में अरब में यह गिरती है। कराची शहर के पूर्व में अरब सागर में यह गिरती है। परंतु सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में स्थित है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो होगा झेलम। वेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम का उद्गम स्थान जो है बच्चों वेरीनाग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीनाग झरने से निकलती है और श्रीनगर व वुलर झील से बहते हुए एक तंग गहरे महाखंड जिसे गॉर्ज भी कहते हैं, गुजरते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है।
अब दूसरा सहायक नदी सिंधु का चेनाब है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी जो है बच्चों सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का जन्म हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली दो नदियां हैं जो आपस में मिलने के बाद बनती है, जो चंद्र और भागा के आपस में मिलने के बाद चेनाब नदी बनती है। ये दोनों सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में मिलती है। यह नदी भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप को भी। रावी भी सिंधु नदी का सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है और पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिल जाती है। तो ये चेनाब का भी सहायक नदी है। ब्यास नदी का जन्म हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने के बाद हरिके के पास सतलुज नदी में जाकर गिरती है। सतलुज नदी अब पांचवा नदी जो है सतलुज, यहीं पर पांचों नदियां हैं जिसे पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। तो सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लोंगचेन खाबब के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा प्रश्न इस प्रकार भी कि लोंगचेब खाबब किस नदी को कहा जाता है, तो वो होगा सतलुज। यह नदी सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ पंजाब में एक महाखंड मतलब गॉर्ज से निकलती है। और यह नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना और नहर तंत्र का पोषण करती है। गंगा नदी तंत्र, अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर होगा, यहाँ किलोमीटर नहीं, 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। यहाँ पे देखिए देवप्रयाग है और अलकनंदा नदी से मिल रही है। किस नदी से? अलकनंदा नदी से मिल रही है और यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। और पहली बार गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतों को छोड़कर मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी बच्चों कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि दो नदियों का मेल से बनती है। तो दो नदियां कौन कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ से आप ये भी आप देख सकते हैं, एक ये भागीरथी है और दूसरा अलकनंदा। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा आ रही है और यहीं दोनों नदियों का संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से यह नदी पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूरब की ओर बहती है और अंत में यह नदी दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। अंत में गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदी सोन। इसकी सहायक नदी जो है बच्चों सोन है। क्या है? सोन है, जो गंगा के दाहिने किनारे पर मिलती है। दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, जबकि बाएं तट पर मिलने वाली मुख्य नदियां
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि मुख्य है। सागर द्वीप के निकट यही नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के प्रमुख नगर जो है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो यहाँ से याद आप रख सकते हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और अंत में भागलपुर। ब्रह्मपुत्र नदी, अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ मानसरोवर, कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। जो हिमनद से निकलती है उसका नाम है चेमायुंगडुंग। तिब्बत में पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर तय करती है। यहाँ इस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा के पास पहुंचकर यू आकार अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले पहुंचती है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इस नदी को दिहांग कहा जाता है। जब इस नदी में इसकी मुख्य सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित मिलती है तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया और इसमें दो सहायक नदियाँ के मेल से असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि बांग्लादेश में जमुना और अंततः यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं। वर्षा ऋतु में प्रत्येक वर्ष इस नदी में क्यों बाढ़ आती है, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। अतः इस नदी में जल व शिष्ट की मात्रा बहुत कम होती है। परंतु जब यह नदी भारत में बहती है तो यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अतः नदी में जल एवं शिष्ट की मात्रा बढ़ जाने के कारण इस नदी की सतह का स्तर बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश को अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ साथ नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है। असम में यह नदी अनेक धाराओं में बहकर गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो इसी नदी पर स्थित है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, अब हम देखेंगे प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य है। इन नदियों की विशेषता एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। हिमालय की नदियां अपना मार्ग जो है बदलते रहती है, लेकिन इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अपने मार्ग बदलती नहीं है और विसर्प नहीं बनाती है
और ये बारहमासी नदी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी नर्मदा और तापी है, इसका आवदाव है, अपवाद है। नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कुछ नदियाँ और हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, लेकिन ये नदियाँ नर्मदा और तापी मुख्य है। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ है उसको भी हम देखते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ है, तो तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को जन्म दिया है। तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को जन्म दिया है। आरंभिक में टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीपीय के पश्चिम पार्श्व का पश्चिम भाग का धसाव हुआ, जिसके कारण मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यता सम्मति योजना में गड़बड़ी हो गई। जो बह रही थी उसमें गड़बड़ी हो गई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में आज भी बह रही है। इसी काल में अर्थात टर्सरी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर से पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गई। उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर झुक गई। परिणाम स्वरूप इसका बहाव या अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ गई, जो इस चित्र में हम देखेंगे, जिसमें पहला नदी है महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले सिहुआ के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। उसके बाद है दूसरा नदी गोदावरी दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। उसके बाद है तीसरा कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय भारत का बड़ी नदी है। इन नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से होता है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है चौथा नदी जो है कावेरी। चौथा नदी है कावेरी नदी कर्नाटक के कोकुड़ा जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम के पार्श्व से लगभग 1057 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। सरदार सरोवर इसी नदी पर बनाई गई एक परियोजना है। तापी नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर अरब सागर में गिरती है। क्या आप पश्चिम से पूरब में बहने वाली छोटी नदियों के बारे में जानते हैं? अवश्य ही इन नदियों का नाम आप जरूर सुने होंगे। तो पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ
जो हम पहले बता चुके थे कि आगे चर्चा करेंगे। तो साबरमती नदी, माही नदी, भद्रा, वैतरणी, कालिंदी, शारावती नदी मुख्य है। पूर्व की ओर छोटी नदियाँ जो बहती है उसमें स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, वाम्स, साधारा, वेगई, पेनार और पलार मुख्य है। नदी बहाव प्रवृत्ति। नदी एक चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। नदी एक चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। नदी में बहने वाले जल की मात्रा पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है, क्योंकि ऋतु के अनुसार इसके जल की मात्रा में परिवर्तन आता रहता है। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में नदियों में जल वृद्धि हो जाती है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी है, क्योंकि अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा प्राप्त से करती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती। इसकी बहाव प्रवृत्ति उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इन नदियों का बहाव वर्षा ऋतु पर अधिक निर्भर रहती है। क्या आप इस समस्या को नदी द्रोणी को आपस में जोड़ने से समाप्त या कम किया जा सकता है? ब्रिटिश राज्य से ही नदियों के जल को आपस में जोड़ने के सुझाव दिए जा रहे हैं। तो सन 1970 के दशक में तत्कालीन सरकार ने नदियों की जोड़ने की परियोजना की बात कही है। तो नदी जोड़ने की परियोजना कब से शुरू हुआ है? तो 1970। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसने नदी जोड़ो परियोजना की सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस परियोजना के तहत टास्क फोर्स वेन बेतवा एवं पावर्ती काली सिंधु चंबल परियोजना को चिन्हित किया गया है। सन 1982 में इस नदी को जोड़ परियोजना के सभी पहलुओं को विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण NWDA की स्थापना की है। इसके बाद 2005 में स्प्रिंग सरकार संयुक्त प्रगतिशील संगठन UPA ने केन और बेतवा को लिंक पर परियोजना रिपोर्ट का कार्य शुरू किया है। इसके बाद 2009 में दो और महत्वपूर्ण लिंक को तापी और नर्मदा